हेलो फ्रेंड्स। सो आई वेलकम यू ऑल इन द डिस्कशन। और जैसा कि टाइटल से ही आपको पता है कि ये इंटरव्यू है सुमित कुमार के साथ, जो कि हमारे ही बैच का स्टूडेंट है, ऑल इंडिया रैंकिंग 82। तो ये लंबा डिस्कशन है, बहुत लंबा डिस्कशन है, लगभग 2 घंटे का डिस्कशन है। लेकिन मैंने इसको क्रॉप करके सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आने की कोशिश किया, और लगभग इस वीडियो को मैंने 32 मिनट्स के आसपास को समराइज़ करने की कोशिश किया। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर बाकी के भी जो वीडियो हैं इस सेशन के उनको भी अपलोड करूँगा, लेकिन अभी मैंने जो समराइज़ किया उस समराइज़ से अगर आप कुछ सीख पाएँ और अगर आगे कुछ आपका इम्प्रूवमेंट हो पाए, अगर आप कुछ मोटिवेट हो पाएँ, तो मेरे लिए ये वीडियो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। थोड़ा इंट्रोडक्शन दो अपना। आई जस्ट म्यूट माई माइक। Uh, Hello, dear friends. My name is Sumit Kumar, and I have recently cleared my CSIR NET examination with All India rank 83. I have also qualified my GATE examination in 2023. I have passed my MSc and BSc from the state government college. My CGPA in MSc, my CGPA was 8.08, and in BSc it was not good. It was average. So this is the, I think, small and very good introduction given by Sumit. And one of the important thing is that recently I think Sumit has also joined for the PhD program at NIT Patna. Huh? And Yes, sir. Yes, sir. after qualifying the gate, he has called me. And one more thing, he is here. He has tried for the admission in PhD. He is not bothered about I will qualify the net or not. Parallelly, he is preparing for net. There is no issue at all. And I think, if I remember, Sumit, you have joined. I think in once you are in MSc first year, or in means first year, or just pass the first year. If I am, may I write? Yes, yes, yes. So that is the, I think, very good time for us to join. If we join any structured course and we start our preparation. And I think one first time or second, how many times you have given the exam? I cleared this exam third time. Oh, good. Third attempt. It was my third attempt. So many times we just what get frustrated that I have given the exam one time, two time, I am not qualifying. So don't bother. He just 2 years back, means once he was in MSc second year, means just started second year, start his preparation, and now he has qualified in the third attempt. But for the qualifying the exam, he is consistent. May I write, Sumit? Yes, sir. Yes. So let me know the success of this journey. I started this preparation of this exam in 2021. Then after हमने ऐसे ही BSc कंप्लीट कर लिया था, बट इवन मेरा बेसिक्स नहीं क्लियर था BSc का. तो शुरुआत में इवन मुझे इतना नहीं पता था कि फंक्शन जो है मल्टी वेरिएबल भी होते हैं कैलकुलस में. तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो चीजें एकदम नई थी मेरे लिए. और यहाँ तक कह सकते हैं कि 12th के बाद की चीजें मैंने एकदम नहीं पढ़ी थी ठीक से. मैंने ऐसे ही BSc का एग्जामिनेशन जाके दे दिया था बस. और मुझे दरअसल पता भी नहीं था कि इस टाइप की एग्जामिनेशंस होती हैं जिसको क्वालिफाई करके हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं. NIT IIT तो बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि ड्रीम ही था मेरा, जो कि अभी अचीव हुआ है थोड़े दिन पहले. अच्छा सुमित, इसी तो पे शुरुआत. हाँ, सुमित, यस. इसी पे पहला ही क्वेश्चन मैंने जैसे बताया भी था कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये मैंने लिख के भी रखा है कि मैसेज जो मैंने पहले भेजा था और उन्होंने पर्सनल मैसेज भी किया. बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं, मेनी स्टूडेंट सेज माई बेसिक इज सर वेरी वीक, राइट? हाउ आई स्टार्ट द प्रिपरेशन? वंस आई सी द क्वेश्चन पेपर ऑफ CSIR, I get frustrated. After 1 hour, 2 hour, I am not able to solve a single question. Everyone says my basic is. So what you have done to improve your basic? सबसे पहले स्टूडेंट जो कि जिनका बेसिक कमजोर है, स्टार्ट करना चाहते हैं प्रिपरेशन, तो मैंने सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा को चुना था, क्योंकि ये काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और थोड़ा सा आसान भी है.
एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। क्लास 11-12 तक अगर आपने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स पढ़ी हैं तो आपको लीनियर अलजेब्रा थोड़ा सा इजी लगेगा और आप उसमें स्कोर भी कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जैसे रियल एनालिसिस है, तो रियल एनालिसिस में अगर आपने 11-12 में थोड़ा कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इस सब का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ा है, तो आपको थोड़ा सा रियल एनालिसिस में भी इंटरेस्ट आ जाएगा। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, थोड़ा डीप है, लेकिन अगर आपका 11th-12th का भी अगर आपका थोड़ा सा बेसिक अच्छा है तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे काउंटेबिलिटी है, उससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, कंटिन्यूटी से क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंशियबिलिटी से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब टॉपिक अगर आप थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, ये सब चीजें आपको लगेगी कि आपने पहले पढ़ी है, तो ये सब चीजें आपके लिए आसान रहेगी। और थोड़ा सा मैंने किया था कि ओडी पीडी को भी स्टार्ट किया था। जैसे सर ने मुझे जब पढ़ाना स्टार्ट किया था, सर से जैसे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, तो सर ने जो पीडी के सर्टेन टॉपिक मुझे बताए थे। मतलब मैं पीडी का सर्टेन टॉपिक ही पढ़ा था फर्स्ट बार जब दिया था। फर्स्ट बार मेरा जो था 69.5 मार्क्स आए थे हमको फर्स्ट बार में। तो सर ने मुझे पीडी के सर्टेन टॉपिक्स बताए थे और उन सारे सर्टेन टॉपिक्स से क्वेश्चन आए थे और उनसे मेरे क्वेश्चंस बने भी। हाँ, तो ये सब ओडी पीडी ये सब थोड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा लेंदी है लेकिन थोड़ा स्कोरिंग है। तो इन सब टॉपिक्स से आप शुरू कर सकते हैं। और YouTube पे आप जो है सो बहुत सारे भ्रामक लोग भी हैं जो कि आपको बता देंगे कि ये 2 टॉपिक पढ़ लो, ये 1 टॉपिक पढ़ लो, आपका क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत में इस सब से थोड़ा बचना है। आपको जो भी पढ़ना है तो थोड़ा सा आपको अप्रोच रखना होगा, स्मार्ट स्टडी का अप्रोच रखना होगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि ऊपर ऊपर से सिर्फ पढ़ना है, नहीं। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको डीप जाना है। और जब आप शुरुआत में पढ़ाई करेंगे तो आपको हर दूसरे दिन लगेगा मेरा होगा, मेरा नहीं होगा, मेरा होगा, मेरा नहीं होगा। जिस दिन आप 8-10 क्वेश्चन बना लेंगे तो आपको लगेगा कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। 8-10 क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं कर। सर जो भी स्ट्रैटेजी आपको बताते हैं उस पर आपको पूरा भरोसा करना होगा और उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना होगा। थोड़ा सा अगर आपका बेसिक वीक है तो कम से कम 1-1.5 साल का समय लगेगा। मुझे थोड़ा ज्यादा समय लगा क्योंकि लॉकडाउन में एग्जाम भी जल्दी जल्दी हुए नहीं थे, नहीं इस सुमित, कारण भी मुझे। सुमित एक चीज़ थोड़ा मैं इंटरप्ट करूँगा. वन मोर थिंग हियर, देयर आर फ्यू साउथ इंडियन स्टूडेंट, so I just tried to summarize what Sumit has just said, because he just told something in Hindi also, so I just want to summarize the things. Basically Sumit is telling कि linear algebra is the scoring thing. The one more thing, everyone has its own strategy, right? We cannot say that Sumit has the plan, we can also follow and qualify the exam. This is truth or not? Because I qualify in a different way, Sumit has qualified in a different way, some other people qualify in a some other way, just see. लेकिन one thing is very common कि once we start our preparation, the easiest and scoring paper is linear algebra. I agree with this statement. Why? Because linear algebra, matrices, everything we have started from class 10th, right? Class 10th, class 11, class 12, and now in BSc, MSc. So this is basically scoring means 60, around 60 marks question paper, only for the linear algebra. And that's why he just first plan for the linear algebra, and secondly he focus on applied portion. That is, second largest paper is differential equation, right? Even I told every time differential equation is the largest scoring paper, right? So he has what select the differential equation and he select the particular topic, right, where the question are asked, and do the what great job, right? I accept. One more thing, he is not only doing preparation, he is pursuing his MSc along with preparation. That is the most important thing I think in his discussion. सुमित देखो, मेरे पास क्वेश्चन 7-8 है, तो पहला क्वेश्चन मैंने पूछ लिया कि हम अपना प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, मतलब हमारा बेसिक बहुत वीक है, ये हो गया, राइट? नाउ आई जस्ट द सेकंड, माय सेकंड क्वेश्चन इज हाउ वी सेलेक्ट पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, कैसे सेलेक्ट करना चाहिए और आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाया? हाउ यू हैव सेलेक्टेड पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी? जब
when I started the preparation, in my first attempt, I started with part A, but that is not a good strategy because part A में मेरा बहुत सारा टाइम चला गया था. मैंने 1 घंटा पार्ट ए में बिता दिया था और उस साल मेरे पार्ट ए में 20 मार्क्स आई गॉट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. लेटर ऑन आई रियलाइज कि दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी. इस बार जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो आई स्टार्टेड विथ पार्ट सी, क्योंकि इस बार पार्ट सी थोड़ा इजी आया था एज कंपेयर टू पार्ट बी. तो आई स्टार्टेड विथ पार्ट सी एंड I have scored 10 questions. I solved 10 questions from part C, जो कि मैंने चुन लिया था. उस 10 क्वेश्चन को किया. Then I moved to the part B. और वहां से मैंने 10 क्वेश्चन चूज किए पार्ट बी के एंड आई सॉल्व, जो कि मुझे इजी लगा. उसके बाद मैं पार्ट ए पे गया तो पार्ट ए से भी मैंने 7-8 क्वेश्चंस किए जो स्ट्रेट अवे थे. फिर दोबारा मैं पार्ट सी पे आया. फिर मैंने पार्ट सी के सारे क्वेश्चंस किए क्योंकि पार्ट सी में सारे ही करने होते थे. तो मैंने 20 के 20 क्वेश्चन 10 पहले किए थे, 10 बाद में किए. उसमें कुछ मैंने तुक्का भी लगाया. देन फिर से मैं पार्ट बी पे गया. पार्ट बी पे देखा कि कुछ कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन थे थोड़े लेंदी थे, उसको मैंने अटेम्प्ट किया. और देन आफ्टर थोड़ा बहुत जो समय बचा वो मैंने पार्ट ए पे लगाया. तो मैंने पार्ट सी से स्टार्ट किया था क्योंकि इस बार पार्ट सी एज कंपेयर टू पार्ट बी थोड़ा इजी आया था. Okay, so he has just started from part C, just C, because always I tell you either you start from part B or part C. Priyanka, please mute your mic. Either we start from part B or from part C, right? Don't first focus on part A. Why? Because sometimes part A question are very easy, but if you waste your 30 minute 45 minute in part A, even you got the good score like 20 marks, but try to understand it is only the maximum marks you can get only around what 30, right? To get the 30 and this 30 cannot qualify you, only this can be what additional thing but not the main portion, right? So main portion is part B and part C. So he has started part C. Even you can start from part B, right? There is no issue, but since part C is more scoring, right? So you can start from part C or part B, but from him you can learn. Don't start with part A because sometime you give the minimum, at maximum you can give 20 to 30 minute in part A, not more than that. क्यों सुमित, यही होना चाहिए ना? 30 मिनट से ज्यादा. यस सर. पहली बार जो मैंने गलती करी थी, मेरा स्कोर तो पहली बार अच्छा हो गया था पार्ट ए के अंदर, 20-22 नंबर आ गए थे. लेकिन वही है कि उसमें 1 घंटा टाइम मैंने वेस्ट कर दिया. इस बार मैंने ऐसा नहीं किया. कुछ क्वेश्चन जो थे वो मेरे से बन सकते थे, बट मुझे लगा कि ये लेंदी है, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा. दैट्स व्हाई आई लेफ्ट दैट क्वेश्चन. इससे अच्छा था कि मैं पार्ट बी और पार्ट सी अपने सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करूं. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सुमित. चलो ये क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेनी स्टूडेंट से सर एग्ज़ाम से मुझे बहुत डर लगता है, आई एम वेरी फियर्ड फ्रॉम द एग्ज़ाम. व्हाट यू से, एग्ज़ाम से क्या डरने से क्या एग्ज़ाम हो जाएगा या नहीं होगा, मुझे थोड़ा बताओ. क्योंकि आप देखो आपका इंट्रैक्शन, मेरे पास और भी स्टूडेंट है, पता ही इस बार एक तो 18th रैंक ले आई, लेकिन मैंने आपको क्यों सेलेक्ट किया पता है क्यों? वाई? बिकॉज यू हैव जस्ट गिवन योर MSc एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ MSc एंड क्वालिफाई द एग्ज़ाम. दिस इज़ द बेस्ट थिंग, राइट? तो क्योंकि आप अगर डर रहे हो तब तो बात समझ में आती है कि आपने डरा नहीं. चलो, यस सर. तो तभी मैंने आपको सेलेक्ट किया कि आपसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आदमी ना थोड़ा वो हो जाए, छोड़ देता है पढ़ाई, तो उसको डर लगता है कि नाउ आई हैव लेफ्ट माय प्रिपरेशन फ्रॉम, आई हैव डन MSc इन 2015 एंड नाउ आफ्टर 6 years आई एम स्टार्टिंग द प्रिपरेशन. दैट इज़ द थिंग्स. डरे आप अगर डरते शायद एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाते, क्योंकि आपका तो MSc भी जस्ट कंप्लीट हुआ है. सो व्हाट यू से अबाउट दिस कि डर लगना चाहिए, और डर लगता है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करें? क्या डरना जरूरी है? एग्जाम से तो हर किसी को डर लगता है. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कि कहेगा कि उसे एग्जाम से डर नहीं लगता है. एग्जाम से तो हर किसी को डर लगता है. आपका कितना भी बढ़िया प्रिपरेशन हो, लेकिन आपके दिमाग में ये रहता है कि अच्छा सब कुछ तो प्रिपेयर्ड हो गया, बट ये परीक्षा का मतलब ही होता है कि दूसरों की इच्छा.
अब क्या पूछेंगे वो लोग, ये तो हमें पता नहीं होता है। तो आपका जितना बढ़िया प्रिपरेशन रहता है, उतना ज़्यादा डर रहता है कि इस बार मैं अपना बेस्ट दे पाऊँगा कि नहीं? उस 3 घंटे में मेरा दिमाग उतने अच्छे से चल पाएगा कि नहीं? वो 3 घंटा मेरा कैसा जाएगा? तो थोड़ा-सा तो डर लगा रहता है। लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, तो आपके मन में एक विश्वास होता है कि नहीं, मैं कर लूँगा। इस बार मैं क्वालीफाई कर जाऊँगा। वो थोड़ा-थोड़ा फ़ील आने लगता है कि मेरा तो इस बार हो जाएगा, होगा। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट, अभी देखो मैं आप सभी को दूंगा, मेरे पास 5 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। आफ्टर दिस क्वेश्चन यू पीपल आल्सो कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम सुमित, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित, बहुत सारे लोगों को लगता है कि नोट्स बनाना चाहिए, नोट्स कैसे बनाए, या मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किया है या जो बुक है स्टैंडर्ड बुक, जैसे मैंने बुक भी दिया है, तो बुक पढ़ना चाहिए जो स्टैंडर्ड बुक है, या नोट्स से काम चलाना चाहिए, या फिर अपना नोट्स खुद बनाना चाहिए। मैंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला कि मैं डायरेक्ट बुक से पढूं, राइट, या नोट्स बनाऊं, या फिर मतलब वीडियो देख देख के नोट्स बनाऊं, या जो नोट प्रोवाइड है वो सफिशिएंट है। तो मैं मतलब मेरा जो अपना है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, नोट्स बनाने के बारे में आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा हाँ, नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि आप जो चीज़ें सीख रहे हैं, टाइम टू टाइम उसके रिवीजन की ज़रूरत होती है, तो आपको नोट्स बनाने चाहिए। दूसरी बात कि आपको दूसरे के नोट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, आपका अपना नोट्स होना चाहिए, क्योंकि आप नोट्स में वही चीज़ें लिखेंगे, जिस चीज़ों के बारे में आपका आइडिया नहीं है। जैसे सपोज अगर कोई टॉपिक आपको अच्छे से आ रहा है, उसके बारे में 10 लाइन किसी नोट्स में लिखा है, तो आप क्यों वो 10 लाइन आप अपने नोट्स में लिख के उसको ऐड करेंगे? अगर आपको ये चीजें अच्छे से आ रही है, आपके लिए बहुत जीरो लेवल का चीज है वो, तो आप उसको अपने नोट्स में नहीं लिखेंगे। आप अपने नोट्स में लिखेंगे वैसी चीजों को जिसमें आपका थोड़ा बहुत ही पकड़ है, बहुत ज्यादा पकड़ नहीं है। तो नोट्स सबका होना चाहिए और अपना होना चाहिए, और सबका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई टॉपिक मुझे अच्छे से आ रहा है, सामने वाले को नहीं आ रहा है। दूसरा, जब आप नेट का प्रिपरेशन का बात कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि बुक्स बहुत ज्यादा जरूरी है नेट्स के प्रिपरेशन में, क्योंकि सर जो मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सर जो वीडियो लेक्चर वगैरह दे रहे हैं, उससे आप देख देख के नोट्स बनाइए, उससे आप नोट्स बनाइए, और उससे आप नोट्स बनाएंगे। दूसरी बात है कि बुक्स की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आप नेट क्वालिफाई कर जाएंगे और आप जाएंगे पीएचडी का इंटरव्यू देने। जैसे कि मैं पीएचडी का इंटरव्यू इस बार फेस किया हूँ। जैसे कि मैंने अभी आईआईटी कानपुर में दिया, आईआईटी बीएचयू में दिया, और आईआईटी रुड़की में दिया। तो वहाँ रिटेन भी होगा, रिटेन क्वालिफाई करोगे, इंटरव्यू भी होगा। तो कुछ जगह जैसे कि मेरा रिटेन हो गया, लेकिन जैसे कानपुर में तो रिटेन ही नहीं हुआ, तो इंटरव्यू दे ही नहीं पाया। बाकी जगह मेरा रिटेन हुआ, तो वहां पे वो लोग ना देखते हैं रिटेन हो जाने के बाद कि इसका बुक्स पे पकड़ है कि नहीं, और बुक्स से वो लोग एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं, और वो लोग पूछेंगे कि कौन कौन सा बुक्स तुमने पढ़ा है। तो नेट के तैयारी के लिए अगर आप हमें पूछेंगे कि बुक्स पढ़ना जरूरी है, तो मैं कहूंगा नहीं। कोचिंग्स के नोट्स जो आपको सर दे रहे हैं वो आप तैयारी कीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, गेट और नेट दोनों के, आइडिया हो जाएगा आपका। और अगर आप इंट्रांस एग्जाम में जा रहे हैं नेट क्वालिफाई करने के बाद, अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, तो उसके लिए आपको, जैसे मेरा था ओडीपीडी, तो मैंने बाद में ओडीपीडी का बुक खरीदा। जब मैं आईआईटी गुवाहाटी में गया और वहां पे मैंने प्रोफेसर से पूछा कि सर, तब तक भी मुझे आइडिया उतना नहीं हुआ था। वहां पे जब मैं गया और वहां पे जब मेरा हुआ इंटरव्यू, तो सर ने मुझे बताया, मैंने पूछा कि सर मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, तो वो उन्होंने बताया कि ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इसको पढ़ो। और वहीं एनआईटी पटना में मुझे काम भी आया, जो कि तो फिर आपको प्रिपरेशन करना है। अभी नेट का पहले आप करो, तो नेट के लिए ये सर जो दे रहे हैं नोट्स वगैरह वो सही है, और आप अपना नोट्स बनाओ। अच्छा सुमित, अभी बुक के चक्कर में नहीं रहना है नेट के तैयारी के दरमियान। नेट हो जाएगा, उसके बाद आप जब जाएंगे तो आपको पर्टिकुलर टॉपिक की बुक पढ़नी पड़ेगी, जिसमें आपको रिसर्च करना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। किसी को रियल एनालिसिस में करना है तो रियल एनालिसिस का स्टैंडर्ड बुक पढ़ना पड़ेगा। अच्छा सुमित, एक चीज़ मैं थोड़ा ऐड ऑन करूँगा इसमें। देखो हर यस, आदमी की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, जैसे मैं बार बार रिपीट करता हूँ, एवरी वन हैज़ इट्स ओन स्ट्रेटेजी, राइट। यू हैव क्वालिफाइड विदाउट द यस, बुक, राइट, मे बी
you have some book and you use more notes and practice the question from the CSIR question paper and GATE question paper. यही किया ना, मैक्सिमम उस नोट्स का यूज़ करके we try to apply and solve the question of the CSIR and GATE. मैं बार बार हमेशा कहता हूँ कि you just select the question paper फ्रॉम द CSIR. इस बार मैं आपको अभी बताऊंगा, जिसने जो भी लिया हुआ ऐप वैप, उस पर मैंने 20 मीन्स 10 years क्वेश्चन पेपर, दैट इज अराउंड 20 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर, पूरा 120 क्वेश्चन आई हैव अपलोडेड. यू हैव ए 3 hours टाइम. आप बैठिए आराम से, 1 year 2 year 3 years आप क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए. अभी मैं 3 to 4 year का अपलोड कर दिया हूँ, राइट. Yesterday I have uploaded 2016-17 full paper, not only selected 120 question. You sit there, is screen is like a CSIR. You write your exam. अभी से write करो 20, हर 15 दिन पे एक जरूर एग्जाम दो, राइट. सो आई थिंक सुमित वी मोर फोकस ऑन द प्रैक्टिस. यही कहना चाहते हो कि नोट्स उठाएं और मैक्सिमम अप्लाई करने की कोशिश करें, क्यों? क्योंकि ये जो पेपर है CSIR का, ये थोड़ा सा एप्टीट्यूड बेस्ड टाइप का पेपर है. अगर आप कितना भी बुक पढ़ लोगे और आपको एप्लीकेशन नहीं आ रहा है तो आपके लिए वो कुछ भी नहीं है. आपको आना चाहिए कि आप क्वेश्चंस कैसे लगाओगे. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप नेट और गेट के करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे इसका एप्लीकेशन हो रहा है. जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था सर, तो मैंने सारी बुक्स खरीद ली, यूट्यूब वगैरह के ये वीडियोस देखे, और उन लोगों ने जो जो बुक्स सजेस्ट किए थे मैंने सारी बुक्स खरीद ली. 9-10 हज़ार की बुक आ गई. और जब मैं वो बुक को पलट के देख रहा हूँ तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया. मैंने सर पकड़ लिया कि अब तो मतलब क्या होगा, नहीं होगा, ये एग्जाम मेरे से होगा कि नहीं. तो शुरुआत में तो आपको बुक समझ ही नहीं आते, जैसे मेरे साथ हुआ था. कोई बात नहीं, सबकी अलग अलग, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, सुमित की बात को मैं एग्री करता हूँ 80 to 90%, लेकिन आई ऑल्सो से, देखो लास्ट में सुमित ने भी एक्सेप्ट किया, मैंने बुक रखा था, भले नहीं उसका कम यूज़ किया. सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ कीप द स्टैंडर्ड बुक विथ यू ऑल. अगर आपको लगता है कि मेरे जितने नोट्स हैं या अभी जो लाइव सेशन चल रहे हैं, देख रहा हूँ ना कितना रिफाइन एक एक चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं. इफ़ यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा यू कैन टर्न द पेजेस. क्यों सुमित, जब मैंने पढ़ाया था, हो सकता है सुमित को जब पढ़ाया था या अभी इससे पहले वाले बैच में जब पढ़ाया था, हो सकता है मैं उतना रिफाइनमेंट नहीं किया, लेकिन अभी का जो बैच है डे बाई डे मैं रिफाइन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, राइट. नाउ सी आई हैव ऑलमोस्ट आई हैव आस्क्ड ऑल द क्वेश्चन जो मेरे एंड से है, राइट. मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहता. नाउ दोज हु वांट द आस्क द क्वेश्चन, राइट. सारे लोग को तो मैं अलाउ नहीं कर सकता, राइट. आप रेस करिए हैंड, प्रेफरेंस बेसिस पे मैं बताऊंगा. क्वेश्चन पूछो आगे. मेरा क्वेश्चन, जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो PYQ तो बनाते हैं, उसके अलावा सर कैसे हम कौन कौन सा कितना कहाँ से क्वेश्चन बनाए कि कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो. सर जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए और नेट गेट का क्वेश्चन पेपर बनाइए, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना. नेट का जो प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन है वो बनाइए, बार बार बनाइए. गेट का जो क्वेश्चंस है पिछले 10 साल का वो बनाइए और बार बार बनाइए. उससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है, ज्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है. स्ट्रेट अवे आपको टॉपिक्स पढ़ना है, उस पे बेस्ट क्वेश्चन बनाना है. और एक ही क्वेश्चन को कई बार हम लोग बनाते हैं, भूल जाते हैं, तो उसको रिवाइज भी करते रहना है टाइम टू टाइम. देखिए क्या होता है ना कि एग्जाम में आपके पास चॉइस रहता है. जैसे 20 क्वेश्चन आपको पार्ट सी में करने के लिए, तो उस हिसाब से आपको हताश भी नहीं होना है कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कैसे होगा. कुछ क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं और कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान रहते हैं. आपको वो 20 क्वेश्चन चुनना है पार्ट सी में, आपको 45 में से वो 25 क्वेश्चन चुनना है पार्ट बी में. तो आपको नेट का सारा क्वेश्चन बनाना है, गेट का सारा क्वेश्चन बनाना है, और आपको सर जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाई करना है, वो नोट्स करना है. देखो वन मोर थिंग, शिवम और सभी के लिए, दिस इज द मीन्स वी हैव टू समराइज ऑल्सो द थिंग्स. अगेन आई रिपीट, आई टेल यू एवरी टाइम, CSIR हैज़ ए सम स्टैंडर्ड लेवल. इफ़ यू हैव सेटिस्फाइड विथ सम अदर क्वेश्चन, आपको लगता है कि आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम स्टेट लेवल और PhD एंट्रेंस, आई एम वेरी हैप्पी. एंड वंस यू सी द क्वेश्चन पेपर ऑफ CSIR, आपको लगेगा यार ये तो बहुत अजीब लेवल. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन द CSIR क्वेश्चन पेपर, राइट. इट इज़ क्लियर. चलो ये सेशन अभी जब चलेगा इसके एंड में
मैं आपको बता रहा हूँ CSIR के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जिस सबके पास क्वेश्चन पेपर मैंने दिया है ऑन ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, राइट, इस बार ऐप में भी 20 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर लास्ट 20 ईयर के मैंने सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहा हूँ। वो आपको पूरा CSIR की तरह दिखेगा, 3 घंटे का। आप उसको जाके बैठ के एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। सो इट इज़ बेटर वी फोकस ऑन CSIR क्वेश्चन पेपर, गेट क्वेश्चन पेपर। इफ़ यू वांट टू सॉल्व मोर क्वेश्चन, फोकस ऑन NBHM, TFR। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आपको मैंने स्टेट लेवल के क्वेश्चन पेपर शेयर किए। सो इट इज़ बेटर मोर प्रैक्टिस विथ फर्स्ट CSIR गेट एंड देन IIT JAM स्टेट लेवल। देर आर सेवरल सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर, बट फर्स्ट फोकस ऑन CSIR। ठीक है शिवम, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला, क्योंकि अगले को सर एक लास्ट क्वेश्चन है। पार्ट सी का क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है सर, उसको कैसे मैनेज? पार्ट सी का क्वेश्चन करने में टाइम तो थोड़ा लगेगा। जैसे अप्लाइड पार्ट में जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन प्योर पार्ट में उतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि अप्लाइड पार्ट थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है और प्योर पार्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर वो चीजें आपके दिमाग में है, आपने पहले से प्रैक्टिस किया है, तो प्योर पार्ट वाले क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, ODE PD में जाते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन में जाते हैं, COB में जाते हैं, तो थोड़ा सा पार्ट सी में टाइम लगेगा। सुमित, एक चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगा हियर। सुमित इज टेलिंग कि पार्ट सी में अप्लाइड पोर्शन में टाइम लगता है, प्योर में आप अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन एक चीज़ सुमित एक्सेप्ट करो कि अप्लाइड का पोर्शन थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन अगर आपको फार्मूला और सारी चीज़ें लर्न है तो 100% आप रिजल्ट के पास पहुँच जाओगे 10 मिनट में। हम कह रहे 10 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करो तो भी 1 घंटे में 6 to 7 क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना ये सुमित? हाँ, लेकिन सर अप्लाइड में भी 10 मिनट लगने वाला कोई क्वेश्चन होता नहीं है जनरली। नहीं, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम की मैंने बात किया है। हाँ, 5 से 6 मिनट मैक्सिमम लगते हैं। चलो ठीक है शिवम, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है, नेहा प्रसाद आपके साथ सुमित मेरे ख्याल से पढ़ा है, क्यों नेहा? यस सर। हाँ चलो देखो, चलो पूछो, क्वेश्चन पूछो आप नेहा। सर मेरा एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या था कि सर एक्चुअल में प्रैक्टिस का टाइम तो बहुत कम मिलता है मुझे। मेरा प्रॉब्लम ये ऑलरेडी रहा है पहले से ही, पर एक्चुअल में सर क्या होता है एग्जाम टाइम पे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मैं बहुत कामली नहीं रह पाती हूँ। मतलब बहुत जल्दी उसे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ और कुछ ना कुछ छोटी छोटी ऐसे मिस्टेक हो जाती है, फिर घर आके मतलब लगता है कि नहीं ये तो मैं सॉल्व कर पाती थी पर एग्जाम टाइम पे नहीं हुआ, तो खुद को मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे मैंने इस बार का क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया तो मैंने 15 मिनट से क्वेश्चंस को छांटा, 10 से 12 मिनट। मैंने पार्ट सी के 10 क्वेश्चन मैंने छांटे, पार्ट बी के 10 क्वेश्चंस मैंने छांट लिए कि मुझे ये क्वेश्चन पहले 2 घंटे में, मतलब पहले 1.5 घंटे में करने हैं। और मैं कह रहा हूं कि मैंने पहले 1.5 घंटे में ही मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लिए थे और वही क्वेश्चंस मेरे ज्यादा से ज्यादा सही हुए। पार्ट बी और पार्ट सी के क्वेश्चंस मैंने छांट लिए, तो आपको भी ये थोड़ा सा करना होगा कि पार्ट सी और पार्ट बी से आपको क्वेश्चंस पहले छांट लिए होंगे। आपको लग जाएगा कि ये क्वेश्चन तो स्ट्रेट अवे है, ये क्वेश्चन तो सीधा सीधा है, या ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया उस पर बेस्ड है। ये कोई आप वैसा क्वेश्चन शुरुआती 1 घंटे में नहीं करिए जो थोड़ा लेंदी दिख रहा हो, आपके पास उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले 1.5 घंटे में आप कोशिश करो कि जो क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं पार्ट सी और पार्ट बी से स्ट्रेट अवे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, वो क्वेश्चन करिए। कम से कम 10 क्वेश्चन पार्ट सी के और 10 क्वेश्चन पार्ट बी के अगर आप पहले 1.5 घंटे में कर लेते हैं और उसमें से आप अगर आपको आ रहा है सब कुछ, तो आप जंग जीत जाते हैं 80 to 90%, ऐसा मुझे लगता है। Very good suggestion given by him. Actually, every time before the exam, Neha, just a minute, I just summarize what the Sumit told. As Sumit told, first 15 minutes, I told you always waste 10 minute time to shortlist the question. हर बार मैं हर लेक्चर में एग्जाम से 10 दिन पहले से आपको बोलता आता हूँ, घबराओ नहीं कि हम, और जल्दीबाजी ना करो। पहले आप क्वेश्चन को शॉर्टलिस्ट कर लो कि ये सारे क्वेश्चन है जो मैं 100% श्योरिटी के साथ कर सकता हूँ। उन क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम दो, लेकिन पेशेंस के साथ। ये नहीं कि बहुत जल्दी से हम प्रॉब्लम सॉल्व करें। देखो,
जल्दी सॉल्व करेंगे मिस्टेक होने के चांसेस है। पहले 1.5 घंटे में, चूंकि क्वेश्चन आपने पहले से शॉर्ट लिस्ट कर रखा है, राइट, यू हैव ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड द क्वेश्चन, दिस मीन्स दैट यू नो द क्वेश्चन, सो यू कैन गिव 5 minutes, देर इज नो इशू। यू इफ यू गिव 90 minute टाइम, हाउ मेनी क्वेश्चन यू हैव सॉल्व, मुझे बताओ कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? अराउंड 15 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो सकता है ना, 15 17 18 18 5 जा 18 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? क्या नाम है, नेहा, नेहा, सो 18, हाँ। और जहां तक आपने बोला है कि टाइम बहुत कम मिलता है, तो मैं भी वर्किंग था, कुछ काम भी कर रहा था पढ़ाने लिखाने का, तो मुझे भी 3-4 घंटे ही मिलते थे। लेकिन नवंबर के बाद मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब दिसंबर से 5 दिसंबर के बाद मैंने सोच लिया कि अभी नहीं तो कभी नहीं। मेरी बहन की शादी थी नवंबर में, उसके बाद मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के पूरी तरह तैयारी में लग गया। और गेट होने के बाद मैं तो नेट का जब मेरा एग्जाम था, उससे पहले तो मैं कभी जा रहा था IIT BHU जा रहा हूँ, कानपुर जा रहा हूँ, यहाँ वहाँ मैं इंटरव्यू वगैरह दे रहा था। तो टाइम अगर आप 3-4 घंटे भी 1-1.5 साल दे देते हैं तो हो जाएगा। जिसका बेसिक नहीं है, मतलब जिसका 0 बेसिक, और जिसका कुछ बेसिक है उसको तो और कम समय लगेगा। तो नेहा क्लियर है ना कि घबराना नहीं है, पहले शॉर्टलिस्ट करना है, और उन क्वेश्चन को चूंकि हमने शॉर्टलिस्ट किया है, थोड़ा सा टाइम देके सही सॉल्व करने की कोशिश करना है, हो जाएगा फिर। ठीक है नेहा, आई थिंक दिस इज क्लियर। यस सर। ठीक, और कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना है? चलिए, अभी सुमित आगे भी इंट्रैक्शन में रहेगा मेरे साथ, ठीक है, मैं इससे बात करूँगा फिर। ठीक है सुमित, सो मतलब कोई लास्ट में अगर आप कुछ बोलना चाहोगे सभी के लिए, 1 लाइन या 2 लाइन में, तो समराइज़ कर देते हैं। ठीक है सुमित, अगर लास्ट में आप कुछ समराइज करना चाहते हो, डरना नहीं है या देखिए, कुछ? प्रिपरेशन के दौरान तो परेशानी होगी, हमेशा लगेगा, आज लगेगा कि हो जाएगा, कल लगेगा कि नहीं हो जाएगा, कभी कभी तो रोना भी आ जाता है, मतलब कि कभी कभी जब नहीं होता है एग्जाम में तो उसके बाद थोड़ा रोना भी हो जाता है, आदमी इमोशनल भी हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा एक बार जब हो जाएगा ना, और आप इस सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट वगैरह में आ जाएंगे, तो आपका जितना दुख दर्द और जो भी आपका ये तपस्या है ना, आपको लगेगा कि सब वर्थ था। मतलब एक बार जब आप उसको अचीव कर लेंगे ना, उसकी जो खुशी होगी, उस खुशी आप ऐसा तैयारी 1000 बार करना चाहेंगे उस खुशी को पाने के लिए। और अपने माँ बाप के चेहरे पर आप जो खुशी देखेंगे, आप अपने चेहरे, अपनों के चेहरे पर जो खुशी देखेंगे ना, उसके आगे ये त्याग तपस्या कुछ भी नहीं है। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी हाई होगा इसके बाद। थैंक यू सुमित, थैंक यू। कम से कम देखो एनर्जाइज्ड होकर तुमने मोटिवेट किया। पता नहीं, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव मोटिवेटेड, बट यस, मे बी दे विल डू दीज थिंग्स, दे विल फॉलो दीज थिंग्स टू क्वालिफाई द एग्जाम। सुमित, फिर मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा, ठीक है ना? और लास्ट में एक वर्ड कहना चाहूंगा कि आप जिनसे पढ़ रहे हैं, आपके जो गुरु है ना, उन पे आपको 100% फेथ होना चाहिए। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर पढ़ा रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। विश्वास में शक्ति है, आपको विश्वास करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सो मच सर, यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू, ओके, थैंक यू।